हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का विज्ञान, अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसका भाग 2। पिछले वीडियो भाग 1 में हमने अध्ययन किया था बर्जीलियस का वर्गीकरण और इसकी सीमाएं, डोबरीनर का त्रिक नियम और इसके दोष, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं और लोथर-मेयर का वक्र। जैसा आप सभी को याद हो कि लोथर-मेयर ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच ग्राफ खींचकर एक वक्र बनाया था और नियम दिया था कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं। इसी के आधार पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर गुणों में आवर्तिता की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता या महत्व और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष या सीमाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की अपनी कक्षा और पाठ तत्वों का वर्गीकरण अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। जब मेंडलीफ 1869 ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए, प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा और उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग कर दिया तथा इन कार्ड्स को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। तब मेंडलीफ ने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में सभी तत्व व्यवस्थित हो गए थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया और उसी आवर्त नियम के आधार पर अब अपनी आवर्त सारणी बनाई। तब हमें देखना है मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीव्स लॉ ऑफ पीरियाडिक टेबल। महत्वपूर्ण नियम है, अक्सर परीक्षा में 2 अंक में आता है और आपको सभी को याद होना चाहिए। तो लीजिए कैसे लिखा जाता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये हुआ मेंडलीफ का आवर्त नियम। तब बात करनी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल की। आवर्त सारणी तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। सबसे पहले रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया और तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जिसमें सभी तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए थे।
मेंडलीव की यह आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर कैपिटल आर समूह के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है। यह है आपके सामने मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल, जिसमें ऊपर ऑक्साइड और उनके नीचे तत्वों के द्वारा बनाए जाने वाले हाइड्राइडों के सूत्र, सामान्य सूत्र लिखे गए हैं। R2O, RO, R2O3, RO2 और R2O5, RO3 और R2O7। इसी प्रकार हाइड्राइडों के सामान्य सूत्र क्रमशः RH, RH2, RH3, RH4, RH3, RH2 और RH लिखे गए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मेंडलीव की इस आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज खाने बनाए गए थे और ये 7 क्षैतिज खाने आवर्त कहलाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार मेंडलीव की सारणी में कुल 8 ऊर्ध्वाधर खाने बने थे और इन 8 ऊर्ध्वाधर खानों में को वर्ग या समूह कहा जाता है। ये जो 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं, इनको रोमन अंकों में फर्स्ट से लेकर 8th तक प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग समूह 1 से लेकर समूह 7 तक 2 उपवर्गों में बांटे गए थे, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी कहा जाता था। 8वां समूह अविभाजित था। इसमें 3 तत्व रखे गए हैं: आयरन, कोबाल्ट और निकिल, रोडियम, रूथीनियम, रोडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ऐसे 3 तत्वों को 8वें समूह में एक साथ रखा गया। इस समूह को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम रखे गए थे। इस किनारे वाले ये सारे तत्व क्षार धातु में कहलाते हैं। ये सभी तीव्र क्रियाशील होते हैं। इन्हीं में लिथियम और सोडियम आदि तीव्र क्रियाशील धातुएं हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किंतु इन्हीं के साथ फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रखा गया है। Cu, Ag और Au यह 3 धातुएं उत्कृष्ट धातुएं हैं, सामान्यतया बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इसी प्रकार सेकेंड बी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम को रखा गया है, जबकि सेकेंड बी में जिंक, कैडमियम और मरकरी रखे गए हैं। यहाँ जिंक, कैडमियम और मरकरी का ध्यान रखना है, ये सेकेंड बी में है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड फर्स्ट बी में रखे गए हैं। ये सभी तत्व निष्क्रिय होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए में अलग अलग तत्व क्रमशः थर्ड ए में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सेवेंथ ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ऐसे ये तत्व रखे गए थे मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में। आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में और जानते हैं। वही सारणी का यह सेकेंड फॉर्म बना हुआ है। कुछ अधिक क्लियर आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ऑक्साइडों और हाइड्राइडों के सूत्र, सामान्य सूत्र लिखे गए हैं और वर्गों को क्रमशः रोमन अंकों में प्रदर्शित किया गया है और प्रत्येक वर्ग
को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, फर्स्ट से लेकर 7 तक को, और उनमें संबंधित तत्व रखे गए हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताओं पर चर्चा की जाए तो पहली बात आती है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी को ऊर्ध्व स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। इसी प्रकार मेंडलीव सारणी के 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रथम से लेकर 7वें ग्रुप में 2-2 उपवर्गों में बांटा गया, जिन्हें क्रमशः ए और बी से प्रदर्शित किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें ग्रुप को संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे। बाद में अक्रिय गैसों की खोज होने पर 9वां समूह अतिरिक्त जोड़ा गया, जिसे शून्य समूह कहा जाता है। इस समूह में केवल उत्कृष्ट गैस तत्व, अक्रिय गैस तत्वों को ही रखा गया है, जिसमें प्रमुखतया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान आते हैं। ये सभी एक परमाणु के रूप में स्थायी हैं और सामान्यतः किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में हीलियम के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, और इनका यही स्थायी अष्टक विन्यास इनकी अक्रियता का प्रमुख कारण है। तब हमें देखना है मेंडलीव आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषताएं। प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, जिसे गुणों में आवर्तिता कहते हैं। आइए सबसे पहला गुण देखें, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं हैलोजनों तक क्रमशः घटती हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अक्रिय गैसों की त्रिज्या असामान्य रूप से अपेक्षाकृत बड़ी होती है। यह अपवाद इसलिए कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में स्थायी अष्टक विन्यास होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा गुण होता है तत्वों की संयोजकता। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 7 तक क्रमशः बढ़ती है, जबकि हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। यह हुआ दूसरा गुण, और उसमें आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है। तीसरा लक्षण होता है धात्विक एवं अधात्विक गुण। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्रमशः घटता है, जबकि अधात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। कारण बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्रमशः कमी होना और नाभिकीय आवेश में क्रमशः वृद्धि होना है। जैसे देखें यहाँ आवर्त 3, तीसरे आवर्त के ये कुछ तत्व यहाँ लिखे हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनमें सोडियम, मैग्नीशियम क्रियाशील धातुएं हैं, प्रबल धनविद्युतीय धातुएं हैं, वहीं एल्यूमिनियम दुर्बल धातु है। सिलिकॉन उपधातु हो जाता है, यह धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करता है। इसके उपरांत फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन पूर्णतः अधातु हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्रमशः घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। चौथा लक्षण होता है धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण से आशय है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, और ऋण विद्युतीय लक्षण का अर्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटता है, जबकि ऋण विद्युतीय लक्षण क्रमशः बढ़ता है हैलोजन समूह तक। इसका कारण कि हम बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है और बाह्यतम कोशों से इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हो जाता है, बल्कि उनमें दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके ग्रहण करना आसान हो जाता है। इसीलिए
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण क्रमशः बढ़ता है। पांचवा है तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति प्रबल क्षारीय से प्रबल अम्लीय हो जाती है। जैसे तीसरे आवर्त में देखिए, आवर्त 3 के तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र यहां क्रमशः लिखे हैं Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2 और Cl2O7। इनमें सोडियम का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय लिखा गया है, अर्थात इसकी क्षारीय प्रबलता सोडियम ऑक्साइड से कम होती होगी। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और यह उभयधर्मी लिखा गया है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय दोनों के मिले जुले गुण व्यक्त करता होगा। इसके उपरांत सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 है, दुर्बल अम्लीय। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिखा है, यह अम्लीय है। सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, यह अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय लिखा गया है। और इसके पश्चात क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7 लिखा है, जो प्रबल अम्लीय होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति प्रबल क्षारीय से प्रबल अम्लीय हो जाती है। यहां भी परमाणु त्रिज्या में कमी होना प्रमुख कारण है। अगला महत्वपूर्ण गुण है विकर्ण संबंध। दूसरे आवर्त के कुछ हल्के तत्व तीसरे आवर्त के उन तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं जो इनके विकर्णी अभिमुख स्थित होते हैं। तत्वों के इसी गुण को विकर्ण संबंध कहा जाता है। अब जानना आवश्यक है कि कोई भी तत्व विकर्ण संबंध क्यों दर्शाते हैं। तो प्रमुखतः 2 बातें आवश्यक हैं, जिनमें विकर्ण संबंध दर्शाने वाले दोनों तत्वों की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होंगी, और दूसरी बात कि विकर्ण संबंध दर्शाने वाले ये दोनों तत्वों की ध्रुवण क्षमता समान होती है। यही वजह है कि ये तत्व भिन्न वर्गों में स्थित होने के बावजूद भी एक दूसरे के समान गुण व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, दूसरे आवर्त का तत्व लिथियम समूह 1 में रखा है, समूह फर्स्ट A का है, और वहीं सेकंड A का मैग्नीशियम दूसरा एलिमेंट है जो आवर्त 3 तीसरे आवर्त का तत्व है। लिथियम विकर्णी अभिमुख मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का बेरिलियम तीसरे वर्ग के एल्यूमिनियम के साथ समानता प्रदर्शित करता है। तीसरे वर्ग का बोरॉन चौथे वर्ग के सिलिकॉन के साथ समान गुण प्रदर्शित करता है। भिन्न वर्गों में स्थित तत्व गुणों में समानता रखते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विकर्णी अभिमुख स्थित रहते हैं। इसको विकर्ण संबंध कहते हैं, और विकर्ण संबंध दर्शाने के लिए जरूरी है कि दोनों तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होंगी। फिर इसके पश्चात चलना है हमें जानने मेंडलीफ आवर्त सारणी के समूह या वर्गों की विशेषताएं। नंबर 1, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश घटता है और प्रत्येक परमाणु में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ एक अतिरिक्त कक्षा जुड़ती चली जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। दूसरा, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है, जबकि अधात्विक लक्षण क्रमशः घटता है। इसका भी प्रमुख कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार क्रमशः बड़ा होता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण क्रमशः घट जाता है। जैसे समूह 4 A के तत्वों में देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तत्व समूह 4 A में रखे गए हैं मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल में, और इनमें से कार्बन अधातु है, वहीं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों उपधातुएं हैं।
ये धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करते हैं। फिर टिन और लेड, Sn और P भी पूर्णतः धातु हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है और अधात्विक लक्षण क्रमशः घटता है। तीसरी बात होती है धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय लक्षण। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः बढ़ता है, जबकि ऋण विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटता है। इसके पीछे भी कारण परमाणु त्रिज्या में क्रमशः वृद्धि होना है। चौथा, तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक ऑक्साइडों का क्षारीय लक्षण बढ़ता है और अधातु ऑक्साइडों का अम्लीय गुण क्रमशः घटता है। ये हुई मेंडलीफ आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं। इसके पश्चात हमें देखना है मेंडलीफ सारणी का महत्व। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बन जाने से तत्वों के गुणों का अध्ययन बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। उसका पहला महत्व है कि यह सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक है। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में उस समय तक ज्ञात 105 तत्वों को केवल 7 आवर्तों और 9 वर्गों में विभाजित कर व्यवस्थित कर दिया था। इससे तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया। 7 आवर्त और 9 वर्गों में विभाजन हो जाने के कारण तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सकने लगा। इस प्रकार मेंडलीफ की सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक है। दूसरा, संदेहपूर्ण परमाणु भारों का संशोधन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों के संशोधन में भी सहायक सिद्ध हुई है। प्रारंभ में बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम के समान थे। इस आधार पर बेरिलियम को भी त्रिसंयोजी मानकर और उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, जो 13 मिला। इस आधार पर बेरिलियम का स्थान कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कहीं होना चाहिए, किंतु आवर्त सारणी में कोई रिक्त स्थान नहीं था। तब बेरिलियम के तुल्यांकी द्रव्यमान की पुनः गणना की गई और मालूम चला कि यह 2 संयोजी तत्व है और संयोजकता 2 के आधार पर इसके तुल्यांकी भार से गुणा करके इसका सही परमाणु द्रव्यमान 7 निकाला गया और इसको आवर्त सारणी में सही स्थान पर रखा गया। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है मेंडलीफ आवर्त सारणी का विशेष महत्व है तत्वों की खोज में सहायता। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अनेक रिक्त स्थान उन तत्वों के लिए छोड़ दिए थे जिनकी खोज ही नहीं हुई थी। उन्होंने खोजे जाने वाले प्रत्येक तत्व के लिए संभावित गुणों की भविष्यवाणी की थी। इसके आधार पर बाद में उन तत्वों की खोज हुई और उन्हें सारणी में उपयुक्त स्थान पर रखा जा सका। जैसे मेंडलीफ ने स्कैंडियम को एका बोरान, गैलियम को एका सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को एका एल्यूमिनियम कहा था और इन्हीं नाम से इनके गुणों की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। बाद में ये तत्व खोजे गए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर रख दिया गया। मेंडलीफ आवर्त सारणी के महत्व में चौथा होता है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी भार ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो आवर्त सारणी से उसकी संयोजकता ज्ञात करके परमाणु भार से गुणा करने पर उस तत्व का सही परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है। अब बात आएगी मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष भी इसी को कहते हैं। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। हाइड्रोजन के गुणधर्म पहले वर्ग की क्षार धातुओं और 7वें वर्ग के हाइलोजन तत्वों दोनों से मिलते जुलते हैं। इस आधार पर इसे पहले और 7वें दोनों वर्गों में रखा जा सकता है। अतः मेंडलीफ सारणी में हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट नहीं था। यह हुई मेंडलीफ सारणी की पहली कमी। दूसरी लिमिटेशन है परमाणु भारों के क्रम में अनियमितता। जैसा हम सभी जानते हैं कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में बनाई थी।
किंतु कई स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम की अवहेलना हुई और जैसे आर्गन परमाणु भार 39.9 को पोटेशियम परमाणु भार 39.1 के पहले रखा गया। इसी प्रकार कोबाल्ट परमाणु भार 58.93 को निकिल परमाणु भार 58.71 के पहले रखा गया। यह भी मेंडलीव सारणी का दोष। तीसरा, भिन्न तत्वों को एक साथ रखा जाना। गुणधर्मों में भिन्नता होते हुए भी मेंडलीव सारणी में असमान तत्वों को एक साथ रखा गया। यह भी एक दोष है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाना। मेंडलीव सारणी में गुणधर्म समान होने पर भी कुछ तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया है। यह भी एक दोष है। पांचवा, समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर बनाई गई थी। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, इसके बावजूद इन्हें एक साथ रखा गया। यह भी दोषपूर्ण है। समभारिकों का स्थान छठवीं कमी है, छठवां दोष है मेंडलीव सारणी का कि मेंडलीव आवर्त सारणी में समभारिक तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। यदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हैं तो उन्हें एक साथ रखा जाना चाहिए। यह भी दोषपूर्ण था। अगला, अक्रिय गैसों का स्थान। जैसा हम जानते हैं कि मेंडलीव ने बहुत सारे तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करके उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, किंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं छोड़ा गया। यह भी एक दोष है। और अंतिम, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर दो पृथक श्रेणियों में रखा गया। यह भी एक दोष है। अब हमें जानना है कि हमने क्या सीखा। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। दूसरी बात हमने जाना कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों के संभावित गुणों की भविष्यवाणी की थी। महत्वपूर्ण प्रश्नावली, यह आपके लिए अभ्यास के प्रश्न हैं। ऊपर पढ़े हुए पाठ में से इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर आप सभी को लिखना है। पहला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। दूसरा, विकर्ण संबंध क्या है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा, मेंडलीव आवर्त सारणी के महत्व लिखिए। और चौथा, मेंडलीव आवर्त सारणी के 4 दोष लिखिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर ऊपर पढ़े हुए पाठ से हम खोज कर लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।